नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक प्यारा सा शायरी सुनिएगा। वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख लें, वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख लें, भीड़ से निकल अकेला चलना सीख लें। देखिए, दुनिया में भीड़ों तो बहुत ज़्यादा है, अकेला चलना सीखे थोड़ा सा, ठीक है। समय कम है। ओहो, हम लोग तो आज हम लोग फिर से क्या पढ़ेंगे, तो क्लास 9th का रसायन शास्त्र का अध्याय नंबर 4, जिनका नाम है परमाणु संरचना। इससे पिछले हमने 2 वीडियो इसका दिया था, क्योंकि पार्ट आज 3 चलेगी नहीं हो, तब पार्ट 3 चलेगा। इसका मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले हो चुकी है, अर्थात इसके बारे में हम लोग परिचय पात्र हो चुके थे कि सबसे पहले परमाणु विद्युतता उदासीन होती है। ये बात तो सही है, लेकिन परमाणु में कोई कण होगा जो उससे छोटा कण होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हम लोग कर चुके थे। कौन खोज किया था ये? तो जे टॉमसन किए थे और गोल्डस्टीन साहब। आने वाले वैज्ञानिकों में जेम्स चैडविक ने खोज किया, जिसका नाम न्यूट्रॉन रखा। फिर परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग समझे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे टॉमसन। उन्होंने परमाणु मॉडल दिया और फिर रदरफोर्ड साहब ने परमाणु मॉडल दिया था। जे टॉमसन साहब ने कहा कि तरबूज की तरह परमाणु हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। लाल वाली क्या है और काली वाली क्या है? बीज, प्रोटॉन है। इसका खंडन करते हुए रदरफोर्ड साहब ने कहा कि ऐसी बातें नहीं है। जब हमने सोने की पत्ती पर जब अल्फा कण से प्रहार किया तो हमने पाया कि सोने की पत्ती के किनारे किनारे से जो अल्फा कण है वो सीधे निकल गई और किनारे से जो है केंद्र से जो है वो लौट जाती है। इसका मतलब है कि केंद्र में कोई भारी कण है जिसके कारण वह रिटर्न होती है। इसका मतलब है केंद्र में कोई भारी कण है और उसका नाम उन्होंने नाभिक रखा। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अनवरत रूप से चक्कर लगाती रहती। अब आगे चलेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग इसी बात को लेकर के। जो नील्स बोर थे, उनका नाम क्या था? नील्स बोर। उन्होंने कहा कि ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने जो कहा कि कोई परमाणु है, परमाणु के केंद्र में कोई कण है। और कौन कण है भाई? तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये बात किसने बताया? नील्स बोर। और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाचते रहते हैं, ऐसे ऐसे, अनवरत रूप से नहीं, अलग अलग कक्षा में नाचते रहते हैं। और इस कक्षा का नाम उन्होंने रखा KLMN, ठीक है ना। कक्षा का नाम उन्होंने क्या रखा? जाओ कौन सोनाली को बुला के कर देगा, ठीक है ना। क्या बताया? KLMN इत्यादि। नील्स बोर ने सबसे पहले क्या बताया कि कोई परमाणु है, परमाणु के केंद्र में एक कण है प्रोटॉन और एक कण है न्यूट्रॉन, जो केंद्र में पाई जाती है। फिर बाद में उन्होंने कहा तो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाती रहती है। इसका नाम उन्होंने रखा KLMN, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? KLMN। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि किस कक्षा में कितना है, तो KLM हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसका भी तो चर्चा हो जानी चाहिए ना, समझे। क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने तो सीधे कहा कि उसके चारों चक्कर लगाती रहती है। तब आपने कहा कि नहीं, उन अलग अलग कक्षा है, K है, L है, M है, N है, तो फिर किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो नील्स बोर ने कहा इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला भाई? तो 2n²। तो 2n में n क्या भाई? तो कक्षा है। अगर मान लीजिए अगर पहली कक्षा अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो उन्होंने इसके लिए कहा है, उन्होंने कहा कि पहली कक्षा में तो 2n का मतलब हुआ 1,
पहली कक्षा का मतलब क्या, एक कक्षा, 2 का 2, 1 गुने 1 बराबर कितनी, 2, 2 n स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 2 कक्षा की संख्या कितनी है, 2, तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा की बात करेंगे, 2n स्क्वायर, तो 2 n की जगह पर कितना देंगे हम लोग, 3, तो 2 3 तिनिया 9, 9 दूनी कितना, 2 n स्क्वायर, 2 n की जगह पर कितना देंगे हम लोग, 4, तो 2 4 चौका 16 दूनी 32। उन्होंने कहा कि पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में कितना ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, तीसरी में कितना रहेंगे, और चौथी में कितना रहेंगे। अगर जिस कक्षा का इलेक्ट्रॉन हमें पूछा जाएगा, इस फॉर्मूला से हम बिठा के बना सकते हैं। ये बात किसने बताया सबसे पहले, नील्स बोर ने कहा। ठीक है, कर देते हैं थोड़ी देर में फ्री होते हैं। चलिए देखिए, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समझ गए, दूसरी में समझ गए, तीसरी में समझ गए। तो अब नील्स बोर का परमाणु मॉडल समझ लीजिए फिर से। नील्स बोर ने क्या कहे कि कोई भी परमाणु में 3 कण है, मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वह उसके चारों ओर विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाती है। कक्षा का नाम उन्होंने रखा KLMN रखा। ठीक है, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लिए एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, उसका नाम रखा 2n स्क्वायर। उन्होंने कहा कि जहां n जो है वो कक्षा की संख्या है, और उसके हिसाब से इस तरह से उन्होंने सजा दिया और कहा पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब पहली कक्षा भर जाएगी तब दूसरी में जाएगी, दूसरी भर जाएगी तब तीसरी में जाएगी, ऐसा उन्होंने साबित किया। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए उन्होंने क्या लिखा कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 8 होगी। अगर कोई बाहरी सेल है तब बाहरी सेल में ज्यादा से ज्यादा कितना होंगे, 8 होंगे। इसका मतलब क्या, मान लीजिए हमारे पास कोई परमाणु है जिसकी 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है, 5 सेल है, होना चाहिए। मान लीजिए आप पहली वाली में तो 2 दिए थे, ठीक है, दूसरी वाली में कितना देंगे, 8, तीसरी में कितना देंगे, चौथी में कितना देंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा, 25 25 25 दूनी, अंतिम सेल में तो 50 होना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, इस तरह से हम नहीं सजाएंगे, अंतिम वाला में कम से कम 8 होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लीजिए अंतिम में 8 नहीं पूर रहा है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा अगर 9 आ रहा है तो पहली वाली में 8 दे के उसके बाद एक बढ़ा के घर लिख देंगे। नहीं समझ बात को, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का सेल है, 32 तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात। लेकिन उसके बाद अगर मान लो हमारे पास अब 10 गो बच गया, तो क्या अंतिम में 10 गो रख देंगे, नहीं। उनका कहना है कि अंतिम में 8 गो डालिए, अब बच गया तुम्हारे पास कितना, 2, तो 2 डाल दीजिए। यानी अंतिम सेल में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8 ही रख सकते हैं अंतिम सेल की बात करेंगे तो। बाकी इसके पीछे आप कुछ और रखिए, लेकिन अंतिम सेल में कितना रखिए। चलिए फिर आगे क्या कहते हैं, जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूर्ण हो जाती है तब इलेक्ट्रॉन नई कक्षा में प्रवेश करने लगती है। यानी मान लीजिए हमारे पास अगर 20 गो है, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन, तो क्या पहले घर में हम 20 गो रख दें क्या, नहीं, नियम कहता है कि 2 गो रखिए, 2 गो रख दिए, चलिए बहुत अच्छा। तो अब हमारे पास बचा कितना, 18। तो दूसरे सेल में कितना रख देंगे हम लोग, 8 रख देंगे, तो अब कितना बचा हमारे पास, 10। क्या तीसरे सेल में 10 को रख दें क्या, उनका कहना है कि नहीं, 10 ऐसे नहीं रखना है, पहले रखिए आप 8, जो बच गया उसको रख दीजिए चौथे सेल में। समझ में आ रही बात है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि पहला सेल अगर भर जाएगा तब दूसरा सेल में जाइए, दूसरा सेल भर गया तो तीसरे में जाइए, तीसरा भर गया तो चौथे में जाइए। ठीक है, चलिए आगे उन्होंने क्या कहा, प्रारंभ में 18 तत्व की प्रमाणिक संरचना को बोर ब्यूरी योजना कहते हैं। यानी उन्होंने जो सूत्र दिया था अभी, नील्स बोर साहब ने जो सूत्र दिया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी को लिखने की जो सिस्टम पद्धति तरीका है उसी को कहते हैं हम लोग बोर ब्यूरी योजना। किसी को दिक्कत है यहाँ तक समझने में, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई बोर ब्यूरी योजना किसे कहते हैं बता देंगे, तो लिखेंगे नील्स साहब ने कहा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूला का नाम रखा बोर ब्यूरी योजना।
कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, ये तो खत्म हो गई। अब चलते हैं परमाणु संख्या की बात। परमाणु, कोई पूछे भाई परमाणु संख्या किसे कहते हैं, कोई भी लिखो, हाइड्रोजन लिखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या कितना, एक। कितने प्रोटॉन, एक, परमाणु संख्या कितना, एक। मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, इसमें प्रोटॉन भी 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, तब परमाणु संख्या कितनी, यानी जो प्रोटॉन की संख्या है या जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही परमाणु संख्या है। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए हमारे पास 20 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, सीधा सीधी बात है। समझ में आई बातें? तो अगर कोई पूछे परमाणु संख्या किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं वह प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या, या उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? तीनों बराबर है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, है ना। अगर मान लीजिए हमारी परमाणु संख्या 10, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, दैट्स ऑल, सीधी सिखा रही है। चलिए तो इतना तो आप लोग जान ही गए। अब परमाणु संख्या से तत्व की पहचान, देखिए डबल से लिखा गया है, इसको थोड़ा सा हाइड कर देना चाहिए मुझे, चलो हाइड कर देते हैं इसको। हाँ अब हो गया ना जी। परमाणु संख्या के तत्व की पहचान, किसी तत्व के नाभिक में एक प्रोटॉन, पी का मतलब है प्रोटॉन, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन होगी। इस प्रकार हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होगी, तो के सेल भर जाता है। अगर के बाद एल सेल में चलेंगे तो तीसरे इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए, समझिए इस चीज को अपनी भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक हाइड्रोजन था, तो इसका अगर हम संरचना बनाएंगे तो एक को सेल बनाएंगे, एक सेल यहाँ, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यहाँ रख देंगे। लेकिन हीलियम रखेंगे तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि He की 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, अब यहाँ हो गया 1 और 2, नहीं हो जाएगा। लिथियम हो जाएगी तो इसकी 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, तो Li तो अपनी साथ ये 3 को रखेगा ही, इलेक्ट्रॉन उसके पहले सेल में कितने जाएंगे, 2, दूसरी सेल में कितना जाएगी, 1 जाएगी। चलिए मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो अपने साथ इस सी जो है ये प्रोटॉन को तो अपने साथ रखेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले घर में कितना जाएगी और दूसरे सेल में कितनी जाएगी, उसको 4 जाएगी ना, 3 4, क्योंकि टोटल 6 को चाहिए ना उसको जी, समझ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहली सेल भर गई है तो दूसरी सेल में चली गई, अगर दूसरी भर जाएगी तो तीसरी में चली जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी उदाहरण लेते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन 17 है परमाणु संख्या, Cl 17, तो उसका अपना प्रोटॉन रहेगा ही, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, दूसरी सेल में कितने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी सेल में कितने जाएंगे, अब 7 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 17 को हो गया। समझ में आई बातें? तो इस तरह से उसके सेल भरते जाएंगे और उस तरह से हम लोग डालते जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए वही कह रहा है कि सेल भर जाता है तो दूसरे सेल में भर जाता है, तीसरा सेल भर जाएगा तो फिर चौथे सेल शुरू हो जाती है। किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी किस सेल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, अगर उसको आप लिख देते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे अभी हमने दिखा था क्लोरीन का, तो Cl का पहली कक्षा में कितना दिए, अब दूसरी में कितना दिए, तीसरी में कितना दिए, तो ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है ये? जैसे देखिए Ca कैल्शियम का 2 8 8 2, ये क्या देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आप बिठा रहे हैं, इसको सजाने की जो व्यवस्था है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत? तो पहला आपने पढ़ा कि बोर ब्यूरी योजना के बारे में, कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। सुनिएगा ध्यान से कंसस होकर के कि हम पढ़ने आए हैं।
ठीक है, मेहमानबाजी नहीं करने आए हैं। चलिए, इसके बाद उन्होंने सेल का नाम रखा KLMN। साथ साथ उन्होंने बताया कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, तो इसके लिए सूत्र दिया 2n² और उसके हिसाब से उन्होंने सजाया था। चलिए, इसको बोर-ब्यूरी योजना कहते थे। दूसरा आपने पढ़ा कि परमाणु संख्या, किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही उसकी संख्या क्या कहलाती है, परमाणु, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए, इसके बाद उन्होंने कहा कि किस सेल में, तो हमने उसको सजाने के प्रयास किया कि पहले सेल अगर भर जाएगी तो दूसरे सेल शुरू होगी, दूसरा सेल भर जाएगी तो तीसरे सेल शुरू होगी, तीसरे सेल भर जाएगी तो चौथे सेल शुरू होगी। तो इस तरह से परमाणु को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब चलते हैं द्रव्यमान संख्या। एक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान होता है और एक द्रव्यमान संख्या होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। अगर द्रव्यमान संख्या कहेगा तो कोई परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ अपना चक्कर लगाता है, लेकिन केंद्र में दो चीज रहता है। क्या रहता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इन दोनों के जो द्रव्यमान होंगे यानी संख्या, इन दोनों की जो संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाएगी? उन्हों की संख्या को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोटॉन 7 गो है लेकिन न्यूट्रॉन 8 गो है, तो इसकी द्रव्यमान कितना हो गया? 15 हो गया। कोई परमाणु लीजिए जिसकी प्रोटॉन 20 है, न्यूट्रॉन भी 20 है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगी? 40। कोई परमाणु लीजिए प्रोटॉन है 35 लेकिन न्यूट्रॉन है 36, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगी। किसी को दिक्कत? समझ में आ रही बात है ना? तो द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है और न्यूट्रॉन की संख्या है, दोनों के योग को कहेंगे उसकी। कोई दिक्कत? इतना समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो इसमें तीनों आ जाता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों के जो योग होंगे वो उसकी परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे आप देखिए उदाहरण, मान लीजिए हमने एक लिया है कैल्शियम, इसमें इलेक्ट्रॉन 20 है, प्रोटॉन 20 है, लेकिन न्यूट्रॉन इसका ना 22 है। तो इस सब तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगी? 62। ये उसकी परमाणु द्रव्यमान हुआ। मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, इसकी परमाणु संख्या है मान लीजिए 8, तो इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, इसका न्यूट्रॉन है 8 है, तो कितना हो गया इसका द्रव्यमान? 24 हो जाएगी। अब समझ में आ रही बात है? बहुत आसान है। तो आप पढ़ लिए, परमाणु संख्या पढ़ लिए, परमाणु द्रव्यमान पढ़ लिए, द्रव्यमान संख्या पढ़ लिए। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है समस्थानिक। देखिए आपको याद होगा कि जॉन डाल्टन साहब ने कहा था कि आप कोई भी पदार्थ दुनिया के कहीं भी लीजिए, उस सेम गुण वाले होंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन आप यहां से लीजिए, कार्बन दिल्ली से लीजिए, कार्बन अमेरिका से लीजिए, उस सेम गुण वाले होंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ये जॉन डाल्टन का ये सिद्धांत तो शुरू में बहुत मान्य रही थी, खूब लोग माने कि वाह बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है, क्योंकि उस समय तोड़ किसी को मालूम नहीं था। आने वाले वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनके इस सिद्धांत को तोड़ दिए। उनको कुछ ऐसी चीजें मिली जो चीज गुण एक था लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर था, तो उन्होंने कह दिया कि ये भाई ऐसा बात ना है, कहीं से हम कोई चीज लेते हैं तो नाम दाम सब एक रहता है, गुण में डिफरेंस रहता है। तो कैसे भाई? तो देखो, उन्हें कहा कि देखिए कार्बन ले लेते हैं एक जगह से, तब परमाणु संख्या 6, तब प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, और इसमें न्यूट्रॉन भी 6, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 12। द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या। एक कार्बन एक जगह हमने लिया, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, लेकिन न्यूट्रॉन 8 हो गया, इसकी द्रव्यमान हो गया 14। यानी ये हो गए 6 6 12, ये हो गया 6 14। यानी द्रव्यमान में क्या है? अंतर है। परमाणु संख्या क्या है? सेम है। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या नाम रखते हैं? तत्समस्थानिक। है तो दोनों कार्बन ही, दोनों कार्बन ही है,
लेकिन दोनों के द्रव्यमान अंतर है। जॉन डाल्टन साहब कहे थे कि वो सेम मिलेगा, गुण सेम, द्रव्यमान सेम, सब कुछ सेम, लेकिन सेम है। अब कार्बन ही तो दो जगह से लिया हमने, एक जगह दिल्ली से लिया है, कलकत्ता से लिया, तो दोनों के गुण में अंतर आ गया। तो इसको कहते हैं समस्थानिक। तो परिभाषा कैसे पूछेगा, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, तो लिखेंगे वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह से और ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, उन्होंने 3 जगह से हाइड्रोजन लिया, एक में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, उनमें न्यूट्रॉन नहीं था। इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो इसकी द्रव्यमान हो गई 1, इसकी द्रव्यमान हो गई 2, इसकी द्रव्यमान हो गई 3। तो अब उन्होंने नाम इसका रख दिया, इनका नाम रख दिया जैसे ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, नहीं, इस तरह से उन्होंने क्या किया, नाम रख दिया समस्थानिकों का, अलग अलग समस्थानिक है, ठीक है ना, अलग अलग समस्थानिकों का उन्होंने क्या कर दिया, नाम रख दिया। कौन कौन, तब प्रोटियम, इसको उन्होंने क्या कहा, प्रोटियम, इसको उन्होंने क्या कहा, ड्यूटीरियम, और इसको क्या कहा उन्होंने, ट्राइटियम, ठीक है ना। तो समस्थानिक का उन्होंने नाम। अब आप गौर करके देखिएगा, सबकी परमाणु संख्या क्या है, लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। इसी तरह से यूरेनियम के समस्थानिक, नाइट्रोजन के समस्थानिक, कोबाल्ट के समस्थानिक, बहुत सारे समस्थानिक बाद में खोज हुए। जॉन डाल्टन का तो ये सिद्धांत तो गलत हुआ ही, साथ ही साथ ये हमें पता चला कि अगर हम कहीं से दो पदार्थ लेते हैं तब परमाणु संख्या तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में क्या रही है, अंतर। तो समस्थानिक समझ गए किसे कहते हैं, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। अच्छा, इससे क्या फायदे हुए, तो देखिए इसका कुछ गुण होता है, तो इसकी क्या विशेषता है, सो देखिए सबसे पहली विशेषता, किसी तत्व के समस्थानी में कि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम रहती है, क्योंकि परमाणु संख्या सेम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। जैसे कार्बन आपने देखा कि 6 है, तो यहाँ भी कार्बन कितना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6, तो इसका भी 6, अर्थात इसका रासायनिक गुण समान होगा। सबसे बड़ी बात क्या होगा, रासायनिक गुण समान। लेकिन इनके न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने के कारण, पहले वाले में आपने क्या देखा, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने के कारण उसके द्रव्यमान में अंतर हो गई। अगर आपने आपने देखा कि इसके न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर के क्या कारण थे, सॉरी ये समस्थानिक होने के क्या कारण, तो न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर, किसी भी परमाणु के न्यूट्रॉन में अंतर आ जाती है, इसीलिए उसके क्या हो जाते हैं, समस्थानिक उत्पन्न हो जाते हैं। कोई दिक्कत, पहला बात कि परमाणु संख्या समान है, इसलिए रासायनिक गुण समान है, उसके द्रव्यमान अलग अलग हैं, इसलिए उसके भौतिक गुण अलग अलग हैं। रासायनिक गुण समान होगा, लेकिन भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई दिक्कत, चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो समस्थानिक के गुण तो देख लिए, अब चलेंगे हम लोग समस्थानिक का उपयोग देखते हैं कि जब समस्थानिक का खोज हुआ तो इसका कुछ तो उपयोग अलग अलग होगा ना भाई रे। जैसे देखो, यूरेनियम है, यूरेनियम का एक समस्थानिक है जिसका नाम है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। एक यूरेनियम क्या है भाई, 235, और यूरेनियम क्या है, 238। अब दो समस्थानिक तो दुगो हो गया, तो इस दोनों का कुछ कुछ उपयोग होना चाहिए। तो देखिए, यूरेनियम 235 है ना, इसका उपयोग होता है सौर भट्ठी में, सॉरी परमाणु भट्ठी में। कहाँ होती है, परमाणु भट्ठी, जो परमाणु बम बनता है ना, तो उसी में इसी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। कहानी हुआ था कि अपने देश में ना यूरेनियम 235 नहीं था, अच्छा किस्म का, परमाणु बम बनाने के लिए चाहिए यूरेनियम 235। विश्व में ये नियम बना था कि कोई देश ना अब नया परमाणु आविष्कार नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा। अब हमारे देश में परमाणु बम नहीं था, तो दूसरा देश वाला से हमको धमकी देते रहता था कि अलबलाएगा कि फोड़िए देंगे 2 बम। अब हमारे पास रहेगा तब ना हम ताकत दिखाएंगे जी। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी,
वो दिमाग लगाए जे कैसे होगा भाई। तो सबसे पहले हल्ला कर दिए कि हम लोग गुजरात के पोखरन जो बालू वाला क्षेत्र है वहां पर हम लोग सैनिक परीक्षण करने जा रहे हैं, सैन्य अभ्यास। सब सेना को वहां जुटाए, अभ्यास शुरू हुई। औने बीच में एक बहुत बड़ी कुआं खोदा गया, कुआं खोद के उसके नीचे जाया गया, ठीक है। और उस समय हमारे मिसाइल मैन थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, है ना। और अमेरिका से हम लोग यूरेनियम 235 खरीदे परमाणु भट्टी के नाम पर, कि हम लोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इसका उपयोग करेंगे, है कि नहीं। वो ले आए, अमेरिका वाला ड्रोन चला रहा था, ऊपर से देख रहा था कि भारत वाला क्या करता है, और हम लोग धरती के तौर में जाके खोज कर लिए, उसका परीक्षण कर लिए हैं। एगो बन गया परमाणु बम, सफल हुआ। तब मोदी जी फिर कहे, जी सॉरी मोदी जी कहते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी कहे किससे, एपीजे अब्दुल कलाम जी से, कि कितना देर में बना दीजिएगा परमाणु बम। 10 दिन में तो हम बना देंगे। आप फटाफट देखते देखते 18 को बना दिए तरातर। भारत के परमाणु बम हो गया एकदम है भाई। तेरे पास से 200 है, ठीक है, 200 को तो हमारा पास है ना, तू 200 उड़ाएगा तो हम 200 को उड़ा देंगे। तो अरे तू 10 थप्पड़ मारेगा तो हम 1 को थप्पड़ मारेंगे कि नहीं मारेंगे, छोड़ेंगे थोड़े तरह हम, आए कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं था, हमने ले आया। ये किसकी देन थी, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की। तो वही जो परमाणु भट्टी है ना, जो हम लोग महाराष्ट्र में तारापुर में है परमाणु भट्टी, उत्तर प्रदेश की नरोरा में है परमाणु भट्टी, है ना, गुजरात में है, राजस्थान में रावत भाटा में है। तो इस तरह बहुत जगह हमारे देश में परमाणु भट्टी 6-7 जगह पर है। तो उसी में किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का उपयोग। तो आपसे पूछेगा यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी। जैसे एक है कोबाल्ट 60, ये समस्थानिक है, इसका उपयोग तो कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। जैसे आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग तो घेघा रोग के उपचार में। और कार्बन 14 का उपयोग जो है, कार्बन 12 का उपयोग तो ईंधन में होता है, और कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की आयु पता लगाने में किया जाता है, उसको कहते हैं रेडियो कार्बन काल निर्धारण। तो इस तरह से समस्थानिक का उपयोग समझ गए। यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर उपचार में, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग, और कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की आयु, माने कोई हड्डी मिली है कितनी वर्ष पुरानी है, ये कैसे जानेंगे, कार्बन 14 से। कोई पेड़ नदी में गिरा हुआ मिला, कितने वर्ष पुराना है, कैसे जानेंगे, कार्बन 14 के आधार पर। नहीं, चलिए अब आगे चलते हैं। एक है संभारिक, नाम क्या भाई, संभारिक। तो सम माने होता है समान, अभारिक माने भारी। सम माने, अभारिक माने, तो वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग रहेगी लेकिन भार समान रहेगा, उसको कहते हैं संभारिक। जैसे देखिए, कार्बन है परमाणु संख्या 6, हाइड्रोजन है परमाणु सॉरी नाइट्रोजन है परमाणु संख्या 7, लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन, कितना हो गया, तो द्रव्यमान दोनों क्या हो गया, भार क्या हो गया, बराबर, परमाणु संख्या क्या हो गई, अंतर। इसको कहते हैं हम लोग कौन सी, संभारिक। इसी तरह से दूसरा देखिए, एक है पोटेशियम, पहले आर्गन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, परमाणु संख्या 18, परमाणु संख्या 19, परमाणु संख्या 20, इलेक्ट्रॉन 18, 22, ये हो गया 19, 21, 20, 20, इसको भी जोड़िए 40, इसको भी जोड़िए 40, इसको भी जोड़िए 40। अब देखिए परमाणु संख्या क्या है इसकी, द्रव्यमान क्या है इसका, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संभारिक। कोई दिक्कत, तो समस्थानिक समझ गए, समस्थानिक में परमाणु संख्या सेम है, द्रव्यमान अलग है। और संभारिक, नाम देखिए संभारिक, सम माने समान, भारिक माने भार, तो परमाणु संख्या अलग अलग, भार सेम सेम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो डाल्टन साहब का सिद्धांत भी गलत हो गया। डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि 2 चीज लीजिएगा तो 2 भार वाला होगा, लेकिन आपने क्या देखा कि 2 चीज लिए सेम भार हुआ। तो डाल्टन साहब के सिद्धांत को संभारिक भी तोड़ दिया।
अब आगे चलेंगे। अब है सम न्यूट्रॉनिक। सम माने समान और न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन। सम माने समान और न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन। यानी कुछ ऐसे परमाणु हैं, कुछ ऐसे परमाणु हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या लगभग क्या होती है, सेम सेम होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या, उसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जैसे देखिए, एक कार्बन लीजिए, एक नाइट्रोजन लीजिए, एक ऑक्सीजन लीजिए। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। किसी को दिक्कत? लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करोगे तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, सबका सेम सेम हो गया, इसलिए इसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। नाम से पता चल रहा है, सम माने न्यूट्रॉनिक माने, तो जब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर बराबर होगी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर बराबर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सम न्यूट्रॉनिक। कोई दिक्कत? चलिए, इस सब का कोई ज्यादा काम नहीं है, केवल गुण, सॉरी, इसका परिभाषा जानना था, उदाहरण जानना था, समस्थानिक में जानना था, उसके गुण, उसके उपयोग तो हम पढ़े थे, लेकिन संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक में इस तरह की जानने की जरूरत। चलिए अब आगे चलते हैं, लास्ट 2 पॉइंट और बच गया है। एक है संयोजकता। क्या है समझिए। हमने बताया था कि दुनिया के जितने भी परमाणु हैं ना, वो अपने आप को अस्थाई होना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हम अकेले रहें, एगो हमारा दोस्त होना चाहिए साथ में, है कि नहीं, ताकि हम अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दें या उससे हम अपना इलेक्ट्रॉन ले लें और अपना अष्टक पूरा कर लें, अस्थाई हो जाए। ये हर परमाणु चाहती है। अब इसके लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करता है या त्याग करता है। ये थोड़ा सा नियम बनता है। तो जितना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जितना त्याग करेगा, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अब कहेगा सर कैसे, तो समझिए थोड़ा सा। अब आप 1 से 30 तक हमने कहा था मतलब परमाणु का परमाणु संख्या याद करिए। चलिए, जैसे आप देखिए, लिथियम है, लिथियम, इसकी परमाणु संख्या 3, बेरिलियम है, इसकी परमाणु संख्या है 4, बोरॉन है, उसकी परमाणु संख्या है 5, कार्बन है, परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन है, उसकी परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या 8, उसके बाद फ्लोरीन है, परमाणु संख्या 9, सोडियम है 11, है ना। खास करके जो अक्रिय तत्व है उसको छोड़ करके, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, रेडॉन और क्रिप्टन, 6 गो अक्रिय है, उसको छोड़ के। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा आप, तो गौर करिएगा, तो पहली कक्षा में 2 और 1, इसके अंतिम में 2 2, इसके 2 और 3, ये जाएंगे 2 और 4, ये जाएंगे 2 और 5, ये 2 और 6, 2 और 7, ये जाएंगे तो 2 8 1, ऐसे जाएंगे। कोई दिक्कत? अब वो क्या नियम होता है कि अंतिम वाला जो देख रहे हैं, जिसके अंतिम में 1 2 3 4 है, वो किसी को देने के लिए तत्पर रहता है कि तुम मुझसे ले लो, क्या, ताकि हमारा अष्टक पूरा हो जाए। तो कोई तथ्य अगर इसके बगल में आ जाए जो एक लेने योग्य हो, एक उसको दे के झट से अपना यौगिक बना लेता है, ठीक है, अष्टक पूरा कर लेता है। या 2 देने वाला है, कोई अगर बगल में आ जाए 2 लेने वाला, उसको झट से 2 दे करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। जैसे उदाहरण देखिए, सोडियम है, एक परमाणु संख्या है, सोडियम है, इसकी परमाणु संख्या 11, तो 2 8 1 होगी। क्लोरीन है, इसकी 17 होती है, 2 8 7 होती है। तो एक जैसे इसके पास है, ये क्या कहता है कि जैसे क्लोरीन इसको मिलता है, कहता है क्या करोगे दोस्त, ले लो तुम एक, झट से इसको ये दे देता है। इसको एक दिया तो इसको अपना कितना हो गया अंतिम में, इसको भी अपना अंतिम में कितना हो गया, तो दोनों का अष्टक पूरा हो गया, चलो दोनों आदमी दोस्त बन गए, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भी संयोजकता एक ही हुई, लिया है तभी संयोजकता कितनी हुई, एक ही हुई। समझ में आई बातें? चलते हैं दूसरा। अब मान लीजिए ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या 8 है, तो 2 है और 6 है कि नहीं। लेकिन उसी जगह पर कैल्शियम है, 20 है परमाणु संख्या, तो 2 8 8 2, अंतिम में ये 2 है, ये ढूंढ रहा है 2, कोई ले ले हमर, ऑक्सीजन मिल गया, इसको दे देता है, कहता है तुम 2 ले लो, तो 2 ले लिया, तो कितना हो गया इसको
इसका दे दिया, कितना हो गया? तो इसकी संयोजकता भी कितनी, इसकी भी संयोजकता कितनी, 2 2 2 दोनों की संयोजकता होगी, जितना लेता है या जितना देता है। अब नियम ये बनता है कि जिसके अंतिम में 1 2 3 4 रहता है वो देने के लिए तत्पर रहता है, ठीक है। लेकिन जिसके अंतिम में 6 7 और 5 रहता है वो लेने के लिए रहता है। तो कितना ही लेगा 5 वाला, तो 8 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा 3, तो उसकी संख्या कितनी, 6 वाला कितना लेगा, कैसे जानेंगे? तो 8 में से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना ले रहा है। अब 7 वाला कितना लेगा, कैसे, 8 में से घटा, समझ रहे ना। तो कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन लेता है या कितना देता है वो उसकी क्या कहलाती है, किसी को दिक्कत? चलिए अब लास्ट पॉइंट हमारा है जो है आयन का निर्माण। अब आयन का निर्माण कैसे होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हम एक सोडियम है, हमारे पास ऋण वाले कण कितने थे, 11, धन वाले कितने कण थे, 11, 11 इलेक्ट्रॉन ऋण वाला, 11 धन वाले प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना है उसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश है ही नहीं। क्लियर? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो तुम क्या पाओगे, 281 लिखोगे, कोई दिक्कत? एक क्लोरीन है Cl17, इसमें धन वाला 17 और ऋण वाला भी कितना, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे क्या पाओगे, 287। अब क्या करता है, सोडियम अपना एक देने के लिए तैयार है और ई लेने के लिए क्या है, तैयार है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देगा यहां से आके, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, धन कितने हैं इसको, परमाणु विद्युत उदासीन होती है क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई उसकी, अब कम हो गई, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन क्या हो गया, तो इस पर एक आवेश चढ़ जाएगा। कौन आवेश चढ़ेगा, ऋण आवेश, क्योंकि वो लिया है। इसमें 11 प्रोटॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इलेक्ट्रॉन अब इसको कितना हो गया, तो इसमें ऋण कम गया, धन क्या हो गया, तो ये हो गया कौन आवेश, धनायन। आई क्या हो गया, समझ में आई बात है? तो आयन का मतलब आवेश, आयन का मतलब, आयन का मतलब, तो आयन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक धन आयन एक ऋण आयन। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो देगा तो उसको इलेक्ट्रॉन कमेगा, तो कमेगा तो प्रोटॉन उसका बढ़ गया ऑटोमेटिक, तो हो गया धनायन। तो देने वाला धनायन होता है और लेने वाला क्या है, मान लीजिए हमरे से आप पैसा ले रहे हैं तो हम तो धनवान होंगे, तो धनायन हुए तब ना आपको देंगे। आप ले रहे हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, तो ऋणायन हुए आप। समझ में आए? नहीं बताते हैं यहाँ पर, नहीं पर। अब दूसरा देखिए, तो इसका सूत्र कैसे होता है बुआरे, तो NaCl, कभी कभी किताब में देखा होगा, ई पर लिखा रहता है प्लस, आई पर रहता है, यानी ई पर एक ऋणायन है और एक धनायन। अब चलिए दूसरा, जैसे एक उदाहरण अभी बताए थे ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी, 8 धन, 8 भी ऋण। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2 और 6 लिखोगे ना। Ca कैल्शियम, परमाणु संख्या 20 20, तो धन 20 ऋण 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2 8 8 का 2। अब ये क्या करता है, अब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, तो 2 इसको देगा तो इसका 2 खत्म हो जाएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, अब कितना हो गया इसको, अब प्रोटॉन कितना, तो इस पर धन कितना हुआ और ऋण कितना हो गया, ऋण ज्यादा हो गया तो ये हो गया ऋणायन। अब इसको देखिए, 20 प्रोटॉन अब 20 इलेक्ट्रॉन, तो 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 इसको दे दिया तो कितना अब इसको बच गया, तो इसका धन क्या हो गया, बढ़ गया, और ऋण क्या हो गया, तो ई कौन हो गया, धनायन हुआ, हो गया ना। तो आयन किसे कहते हैं समझ गए, कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं तो उस पर एक आवेश उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं ऋणायन या धन। आयन कितने प्रकार के, धनायन और, ठीक है, किसी को डाउट, तो समझ गए। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, चैप्टर हमारा खत्म हुआ, बधाई हो बहुत, कल मिलेंगे हम लोग। हाँ हाँ, तो चैप्टर खत्म, देखिए कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।